जब हमने छावा करी तो वो पूरे सेट ज़्यादातर समय छत्रपति संभाजी महाराज थे। वो हम सब लोग सिर्फ एक वॉक कर रहे हैं और हम लिटरली दौड़ रहे हैं उतने बड़े बड़े स्टेप लेके। मनोज जी के साथ काम करना थोड़ा सा रिस्की है। बड़े सेलिब्रिटीज का मतलब व्यूज नहीं होता है। ये पूरी कन्वर्सेशन अधूरी रहेगी। रात 9 बजे एक बार शायद सिद्धार्थ शुक्ला का कुछ तो सीजन सिद्धार्थ ने ही रिस्पॉन्ड किया था, ये नाइट वाले बिग बॉस आ गए। कई कंटेस्टेंट्स ने कहा है कि वो हॉन्टेड है, वहाँ उन्हें कुछ दिखता है। वो एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसके एक हिस्से में घर बना हुआ था, एक हिस्से में पोस्ट प्रोडक्शन सेटअप, एक हिस्से में कैंटीन, एक हिस्से में जो वीकेंड का वार जहाँ सलमान साहब शूट करते थे, और एक हिस्से में सलमान साहब का शैले था। सीज़न 3 को मानता हूँ, इतना एंजॉय किया मैंने, इतना इन्वॉल्व हुआ था उस सीज़न में। मैंने राजू श्रीवास्तव जब निकले थे तो जो जैसे आज लोग करते हैं ना, मैं बॉयकॉट बिग बॉस ये वो, तो हम एज एन ऑडियंस जितने लोगों से मिलते थे अब बिग बॉस नहीं देखेंगे, राजू श्रीवास्तव को निकाल दिया। बताओ, बायस अनबायस मुझे नहीं लगता सलमान साहब करियर के इस स्टेज में उनको बायस होने की किसी के लिए ज़रूरत है। बट मुझे लगता है सलमान खान साहब की अपनी अथॉरिटी इतनी है कि अगर वो जनरली इस सब में पढ़ते नहीं है, पर अगर वो पढ़े तो उन्होंने अगर कह दिया तो उनका वर्ड फाइनल है। दिस इज अ शो बाय इन्विटेशन, नॉट अ शो बाय एप्लीकेशन। नहीं, हम नाम लेके बताते हैं। 2009 में जो हम गए थे गौहर वाले जो सीजन था, उसमें घर के अंदर गए थे, ठीक है, वो पार्ट तो आपने देखा जो हम घर के अंदर गए थे। हम दोबारा जाने वाले थे घर के अंदर रात में। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे ये जानना है कि अब आपकी पहचान जो है आवाज़ के तौर पे लोग जान चुके हैं कि बिग बॉस में एक आवाज़ आती है, वो आप हैं। आपको पर्दे पर भी देख चुके हैं, पर आपकी एक पहचान हो गई, आपका ये लुक, ये आपकी मुस्टैच ये जो मूंछों पे ताव देने वाला जो आपने एक लुक बना रखा है, ये लुक कहाँ से आया? क्या ये माइंडसेट था कि मुझे इस तरह का लुक चाहिए? लुक तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, समय नहीं दे पाया आपको। बहुत समय से हम लोग इंटरव्यू प्लान कर रहे थे और बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं इंटरव्यू से डरने लगता हूँ, तो मैं बचने लगता हूँ इंटरव्यू से। डरने लगते हैं? हाँ, क्यों सर? अरे कई बार ऐसा होता है कि कुछ आप बोल देते हैं और वो बोलते कुछ किसी कॉन्टेक्स्ट में है और वो प्रेजेंट किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए मुझसे सवाल पूछें कि अरे गड्ढे बहुत हैं, मैं कह दूं अरे गोली मारो यार। अब वो खाली गोली मारो अगर आप चला दोगे तो ये लगेगा कि आदमी हिंसा को प्रमोट कर रहा है। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी चीज़ को आप चला देंगे तो वो कंट्रोवर्सी भी बन सकती है। तो ऐसे भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हो जाते हैं, ट्रोलिंग हो जाती है, कई बार किसी को कुछ नहीं पसंद आता है तो आपको लगता है भैया शेल में चले जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और फिर समय का भी वो रहा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड सॉरी फॉर दिस डिले। अब आता है लुक के बाद। तो लुक जो है वो पार्शली मजबूरी है और पार्शली एक्सपेरिमेंटेशन है। मजबूरी है कि सर पे नहीं है तो कहीं तो बाल रखें, तो मूछ उगा ली। मूछ जब उगाई तो मूछ थोड़ी सादी सी मूछ, एकदम सादी सी शख्सियत लग रही है। मैं आदमी तो मैं थोड़ा सा रंगीन हूँ, टेढ़ा हूँ, तो ये सादापन ठीक नहीं है। तो उसको थोड़ा सा हमने ट्रोल किया तो अच्छा लगने लगा, तो इस तरह से वो लुक आ गया। अब उस लुक ने थोड़ा सा एडवांटेज दिया कास्टिंग में। जब अभिनय शुरू हुआ 5-6 साल पहले, और थोड़ा सा क्योंकि आवाज़ पे कंट्रोल था तो कुछ तरह के कुछ एक पर्टिकुलर तरह के किरदार निभाने में कोई बहुत मुश्किलात नहीं पैदा हुए। तो इस लुक ने और इस फिज़ीक ने शुरुआती कैरेक्टर्स दे दिए, तो लोगों के जहन में आ गया अच्छा हाँ ये इस तरह का काम भी कर सकता है। पर जब काम करने लगे तो ये समझ में आया कि अभिनय तो एक अथाह सागर है, इसमें डूबना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो 4-5 सालों में मैंने अलग अलग एक्टिंग टेक्निक्स में कई लोगों के साथ वर्कशॉप करी। मेरे एक दोस्त हैं सौरभ सचदेवा, उनके साथ सबसे ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग करी है। और अभी भी ना, अमेजिंग एक्टर ऑफ कोर्स, अभी भी जब मौका मिलता है, अभी मैं शायद जनवरी में हो सकता है उनके साथ फिर से एक वर्कशॉप करूं, तो सीखने का प्रयास निरंतर। मैं जब गोल्डबर्ग के साथ मेथड पे भी काम किया मैंने, तो एक्टिंग की अलग अलग विधाएं हैं, समझने का बस प्रयास किया। तो अब वो समझने का प्रयास कर रहे हैं तो लग रहा है कि वाह ये तो बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, तो उसमें ये लुक आड़े आता है। हाँ, अब वो लुक क्या है कि शुरुआती काम आपको मिल गया तो अब आप में एक
अगर बहुत ही मुंबईया भाषा में कहें, खुजली पैदा होती है कि अब कुछ अलग किरदार किए जाएं, अलग अलग तरह के। पर वो आते नहीं हैं। अब आपको उस तरह की चीज़ों में लोग देखने लगे हैं तो कास्टिंग भी थोड़ा सा एक लोगों को लगता है ना, हाँ चलो ठीक है, इसको यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ ऑडिशन करते हैं, इस कैरेक्टर के लिए इसी को देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मुकेश छाबड़ा जी हैं एक, जो हमेशा तैयार रहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के। उन्होंने ही मेरा पहला ब्रेक भी मुझे दिया था। सर ये एक्सीडेंटली हुआ था? ये भी एक्सीडेंटली हुआ। ओके। मैं वॉइस ट्रेनिंग शुरुआत करी थी, 2 ही साल हुए थे, और मुकेश जी ने ऑफिस में बुलाया, बोले मेरी फिल्म मैं बना रहा हूँ और इसके वॉइस ओवर पे चलेगी संजना उसमें डेब्यू कर रही थी एज अ लीड। उससे पहले वो काम कर चुकी थी रॉकस्टार वगैरह में। तो बोले इनको वॉइस पे थोड़ा वॉइस ओवर्स में ट्रेन कर दो। और वहाँ उन्होंने पूछा अरे तुम थिएटर करते हो? मैंने कहा हाँ, ऐसे ही मैं शौकिया करता हूँ, आवाज़ भी उससे अच्छी रहती है। तो बोले कभी आए नहीं ऑडिशन देने? ज़रूरत नहीं लगी, दोगे? मैंने कहा हाँ। वो ऑडिशन था फैमिली मैन का। और अगले ही दिन राज डीके के यहाँ से फ़ोन आ गया, ओके। और तीसरे दिन मैं उनके सेट पे था, उनसे मिल रहा था राज डीके से। तो एक्सीडेंटली ही ये शुरुआत हुई। तो और मुकेश छाबड़ा जी कैटलिस्ट थे उसके। और फिर 2-3 साल जब बीत गए और उसके बाद लगने लगा एक ही तरह का किरदार, तो उन्होंने फिर से बुलाया एक किरदार करने के लिए जो कि बहुत छोटा था बट इतना कमाल का था। और बहुत कम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो देखा। वो शो का नाम था रंगीन, जो अमेजॉन प्राइम पे आया। ओके। विनीत भाई थे उसमें, विनीत सिंह। तो छावा से पहले मैं विनीत भाई के साथ रंगीन में काम कर चुका था, और उसमें वो किरदार था एक गुंडे का। और गुंडा भी कैसा, एक गुंडे का साइड किक, मेन गुंडा भी नहीं, जिसको कि मेन गुंडा बना के पेश करता है सबके सामने। ओके। और जैसे ही सब लोग चले जाते हैं तो फिर से तो मतलब वो ग्राफ कुछ इस तरह का था कि अब तो मारेंगे घंटा। वो जैसे ही सर भैया हम सोच रहे थे कि नहीं, हम सोचे ऐसा हो गया तो इसलिए। तो वो एक बढ़िया रेंज प्ले करने को मिली। वो भी मौका मुकेश जी ने दिया कि कुछ अलग सोचा है, फौजी से, जज से, वकील से कुछ अलग सोचा। तो वो एक मौका मिला कुछ अलग करने का, तो एक और जिज्ञासा जगी कि जब वो किया और अच्छा लगा, डायरेक्टर को अच्छा लगा, तो समझ में आया कि नहीं ठीक है, करा जा सकता है। बट सर जैसे कि आप जब पहला ही मौका था आपका, वो आप वॉइस में तो आप महारत हासिल है आपको, बट एक्टिंग में जब कहा एक्सीडेंटली आपको और मनोज वाजपेयी के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, मेथड एक्टर, इतने टैलेंटेड एक्टर, नर्वसनेस नहीं थे, हाथ पाँव नहीं कांपे थे कि यार कैसे होगा? क्या थिएटर आप कर रहे थे बट वो कैमरे के सामने इतने बड़े नाम के साथ? इतना नर्वसनेस थी, मैं रात भर नहीं सो पाया था। नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा पहला ही शॉट था उनके साथ भाई। पहले शॉट में 3 लोग थे फ्रेम में, विजय विक्रम सिंह, शारिब हाशमी और मनोज वाजपेयी। कमाल के दोनों, दो कमाल के अभिनेता, एक एकदम नौसिखिया। तो नौसिखिया को लगेगा ही लगेगा। तो लेकिन वो अगेन जो बड़े अभिनेता होते हैं उनको पता होता है कि सेट पे माहौल क्या है। शायद वो को एक्टर को देख के समझ जाते हैं। तो मनोज जी समझ गए थे थोड़ा नर्वस है, तो आके उन्होंने इतनी बातचीत करी, इतनी बातचीत, कंफर्टेबल करा दिया एकदम। उसके बाद तो ऐसे हो गया जैसे नॉर्मल बातचीत में ही शॉट भी निकल गया। तो नर्वसनेस बहुत थी। लेकिन अगेन सीनियर एक्टर्स जो भी हैं, उसके बाद मैंने स्पेशल ऑप्स किया, उसमें भी कुछ ऐसा वाकया हुआ के मेनन साहब ने निकाला मुझे उसमें से। तो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं उनको ये पता है कि को एक्टर क्या फील कर रहा है और उसको कैसे अच्छा फील कराना है। तो पूरा श्रेय जाता है मनोज जी को। उस दिन उन्होंने पूरी तरह से मुझे बहुत रिलैक्स किया और मैं बड़े आराम से शॉट दे पाया। लेकिन उसी दरमियान ये समझ में आ गया कि बिना ट्रेनिंग के इसको करना ठीक नहीं रहेगा। तो थैंकफुली उस चीज़ ने मुझे ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन था या किसी ने कहा आपको कि करते ये प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो? ये सेल्फ रियलाइजेशन था, क्योंकि उससे पहले थिएटर शुरू करने से पहले बैरी जॉन साहब के साथ मैं वर्कशॉप कर चुका था। पर जब तक आप उस विधा में घुसते नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता है कि वो जो बता रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है हाँ एज ए थ्योरी हमने पढ़ लिया, इसको एज ए थ्योरी समझ लिया, अब हम कर सकते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, वो तो जो आपने समझा वो खाली एक कटोरी था, एक कटोरी पानी था, और सामने एक पूरा सागर है उसमें, जिसमें गोते लगाने हैं आपको। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया और मैं अब सीखने के। सौरभ के पास पहुंचे? मैं नहीं, सबसे पहले मैं जेफ के पास गया, जेफ गोल्डबर्ग के पास 6 महीने था मैं।
फिर कुछ हुआ, फिर सौरभ से बात हुई, सौरभ ने कहा आ जाओ, फिर सौरभ के पास। तो सौरभ मैंने 3 लेवल वर्कशॉप्स उनके साथ अलग अलग करी। फिर जब भी फंसता हूँ, अनदेखी 3 में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना था, फिर 2.5-3 घंटे उन्होंने बैठा के सब सारा कैरेक्टराइजेशन कर दिया मेरे लिए। तो जब भी अटकते हैं हम, अभी हमको 2 महीने पहले ही करनी थी एक वर्कशॉप उनके साथ, वो हर 6 महीने पे स्टैब्लिश एक्टर्स के लिए कराते रहते हैं, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाया मैं क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट आ गए। तो अब फिर से जनवरी में, तो टाइम टू टाइम जाते रहते हैं उनके पास। ओके सर, जब ये ड्यूरेशन आप कर रहे थे शूट फैमिली मैन सारी जब कर रहे थे, तो उस दौरान ऐसा कौन सा सीन था या कौन सा ऐसा दृश्य था जहां आपको लगा इस यहाँ पे मैं मेरा वो जो थिएटर वाला एक्टर है वो निकल कर नहीं आ रहा यार, यहाँ पे ज़रूरी है ट्रेनिंग, यहाँ पे ज़रूरी बन जाती है? कौन सा वो पॉइंट था ऐसा कि वहाँ पे अपने आप को निखारने के लिए एक मुश्किल कौन सी आई आपको? अगर पर्टिकुलर कोई सीन हो या वो दृश्य हो, हंसी का हो, कॉम या फिर कोई नर्वस हो, वैसी वो क्या था? देखिए, फैमिली मैन के इस पूरे प्रोसेस ने ही मुझे, तो कोई एक जगह नहीं थी, हर दिन ये एहसास हो रहा था। पर अगर कोई एक आप इंस्टेंस पूछेंगे तो वो हुआ एक्चुअली 2021 में। अच्छा। जब हम स्पेशल ऑप्स शूट कर रहे थे, जब तक हम मेथड में कर चुके थे, माइजनर में सौरभ के साथ कर चुके थे, और वो सीन था मेरे सुसाइड का सीन, और उससे पहले का एक सीन था, तो बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड सीन था। मैंने अपने गुरुओं के, जो मेरे 2 टीचर्स थे, उनके साथ उस सीन की प्रेप भी करी कि इनर लाइफ क्या होगी और किस तरह से उसको अप्रोच करना चाहिए। पर जब उस सीन को परफॉर्म करने गया तो समझ में आया लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन द जॉब। ये समझ में आया कि इस चीज़ को जब आप बार बार करेंगे तब उसको जज्ब करना आपके लिए ज़्यादा आसान। कर लिया मैंने, इवेंचुअली हो गया वो सीन, पर उस चीज़ ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि जितना करेंगे उतना कम है। ये किसी भी पॉइंट पे नहीं सोचना है कि चलो अब हम सीख लिए हैं, अब हमको खाली इम्प्लीमेंट करना है। सीखते रहना है, स्टूडेंट बने रहना है अभिनय का। खैर ये तो जीवन में हर चीज़ में लागू होता है, लेकिन अभिनय में ख़ास तौर पर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ ना कुछ हमेशा सीख रहे हैं, और जितना सीखते जाएंगे वो कुछ दे के ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। सर, जब आप बिग बॉस जैसा शो, आप जिससे पहचान आती है और उसके बाद आपको वर्क में देखा जाता है, एक्टिंग में, तो लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि ठीक है, इनका एक नाम है और अभिनय इन्हें आसानी से परोस गया, जैसा आपने बताया कि एक्सीडेंटली चीज़ें भी, लेकिन आपके उस टैलेंट और उस एक्टिंग के जो आप जो बता रहे हो, जो मेहनत है, जो आप प्रोसेस कर रहे हो, जो आपने हमें समझाया, उससे समझ में आता है कि एक आर्टिस्ट अपने ऊपर कितना पीछे से वो। मुझे ये बताइए कि ये रियलाइजेशन कैसे हुआ कि क्योंकि आपका यहाँ पे अच्छा चल रहा था सारी चीज़ें, फिर ये रियलाइजेशन कि अपने आप को और इम्प्रूव किया जाए दूसरे फील्ड में, यस नया कुछ है, वो रियलाइजेशन कैसे आया कि नहीं यहाँ भी चलते हैं और आप माशाल्लाह बेहतरीन कर रहे हैं? अगेन कोई, मैं एक पॉइंट अगर बोलूँ आपसे तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है। आई थिंक ये जो मेरी एजुकेशन है वो काफ़ी हद तक इसमें काम आती है। मैंने MBA किया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस में, मैंने 6 साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है। तो मैनेजमेंट एजुकेशन में एक चीज़ जो आप हमेशा सीखते हो वो है डायनामिज्म विच मीन्स एक्सप्लोरिंग। उसमें बिजनेस के लिहाज से सिखाते हैं कि नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करते रहना है, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, उसकी नई नई चीज़ें आपको करते रहनी चाहिए। जब हम क्रिएटिव फील्ड में आए तो हमें ये समझ में आया कि जो हमने बिजनेस मैनेजमेंट में चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, वो सब कुछ यहाँ पर अप्लाई हो सकती है, होनी चाहिए, हम करते नहीं हैं। आर्टिस्ट कई बार ऐसा सोचते हैं कि आर्ट एंड कॉमर्स आर सेपरेट। मेरा शुरू से ये मानना था कि दोनों साथ में चलते हैं और साथ में ही चलने चाहिए। नॉलेज तो होनी चाहिए, और धंधा और क्रिएटिविटी का संगम होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं हो सकता है कोई मुझसे इत्तेफाक ना रखे मेरी इस बात से, पर मैं अपने को प्रोडक्ट मानता हूं। सो इफ आई एम अ प्रोडक्ट हु इज ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ इन द मार्केट, यू हैव टू हैव अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो आज यूनिक है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो यूनिक नहीं रहेगी। तो आपको नए नए आयाम अपने अंदर जोड़ते रहने पड़ेंगे। ये चीज बहुत अंदर तक घर की हुई है, तो मुझे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अच्छा मैं अब क्या करूं। ऑटोमेटिकली
कुछ समय काम करने के बाद ये ख्याल आने लगता है ये तो ठीक है, इससे जुड़ा हुआ क्या और क्या, इसका एक्सपेंशन क्या, इसका नेचुरल एक्सपेंशन क्या हो सकता है, इसको हम और किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ये उसी की परिणति है कि मुझे समझ में आया कि मैं वॉइस में काम करता हूँ, मुझे वॉइस के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, ना केवल स्क्रिप्टेड बट अनस्क्रिप्टेड चीज़ें मैं बोल लेता हूँ, विच मीन्स आई एम अ डिसेंट कम्युनिकेटर। फिर समझ में आया कि कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, तो क्यों ना जिस तरह से मैंने सुधारी अपनी, वही चीज़ें मैं लोगों को बताना शुरू करूं, लोगों तक पहुंचाना शुरू करूं। तो उसने एक नया लाइन ऑफ वर्क, एक नया वर्टिकल खोल दिया मेरे लिए, ट्रेनिंग। एक्टिंग एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन एक्टिंग करते हुए एहसास होना कि मैं एक्टिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दिख जाऊं, 3 घंटे की फिल्म में 15 मिनट दिख जाऊं, लोगों को बताऊं कि नॉर्मल लोगों की सोच यही होती है कि हाँ, एक्टिंग में, हाँ बिल्कुल। शायद पहली बार जब किया होगा तो ये रहा होगा थॉट, पर जब वो किया तो अपने आप ही थॉट खत्म हो गया कि ये एक आर्ट है, ये एक चैलेंज है, इसको एक चैलेंज की तरह अप्रोच करें, इसको इतना अच्छा करें कि लोग ये कहना शुरू करें कि काम वॉइस एक्टिंग भी अच्छा, वॉइस एक्टर भी अच्छा है, पर एक्टर भी उससे उससे कमाल का है या उतना ही अच्छा है। ये ना हो कि वॉइस एक्टिंग कर लेता है इसलिए थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। तो अभी प्रयास ये है कि अभिनय की जो विधा है उसको जितना अच्छे से सीख सकें और जितने अलग अलग किरदार प्ले कर सकें। तो जो आपका सवाल था ना कि क्यों ये, तो आई थिंक इसके पीछे मल्टीपल कारण हैं। एजुकेशन एक है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई जो करी वो एक कारण है। दूसरा कारण है जो लोअर मिडिल क्लास जो हमारा बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमने देखा है कि एहसास कमतरी क्या होता है या डिप्रिवेशन में जीना क्या होता है। तो एक थॉट प्रोसेस हमेशा उस तरफ चलता है कि जो पैसा आ रहा है वो तो ठीक है, पर इसके अलावा क्या, इसको और कैसे बढ़ाया जा सके। तो आप फिर वर्टिकल्स ढूंढना शुरू करते हो कि जो काम आप कर रहे हो उसी से मिलता जुलता क्या और काम आप कर सकते हो। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास चीज़ें, एक्टिंग अपने आप हो गई। जो ट्रेनिंग वाली बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये भी अपने आप हुआ। किसी ने बुलाया एक बार एक लेक्चर देने के लिए वॉइस पर, और वो बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छे से दिया, उसको बड़ी मेहनत करी, तो मुझे समझ में आया कि इसमें मज़ा आता है। तभी तो आप मेहनत करते हो। मैं स्टेज पे चढ़ के, मुझे कभी नहीं लगा उस समय कि यार जल्दी ख़त्म हो, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा अच्छा ये एन्जॉय किया। तो वो मेंटल फैकल्टीज़ खुली रखना बड़ा ज़रूरी है कि हाँ आप अवेयर रहें, अच्छा ये मज़ा आ रहा है, चलो इसको भी ट्राई करते हैं, इसको भी फिर मैंने अगेन, जब आप ओपन रहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं। जैसे मेरा एक पास्ट है और बहुत ही डार्क पास्ट है वो, उसमें मैंने पर बहुत कुछ सीखा भी। मैंने वो बातें एक जगह कहीं, वो 2-3 मिलियन, वो बहुत सारे व्यूज़ आ गए, बड़े लोगों को पसंद आया, बड़े मैसेजेस आने लगे। वो देख के किसी ने जोश टॉक करके एक जगह वहाँ बुलाया, वो जब आया तो उसके 6-7 मिलियन व्यूज़ हुए। तो समझ में आया कि जो मेरी कहानी है, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट a lot of people derive motivation from my story. So I said यार ये भी तो लोगों तक ले जाना चाहिए हमें. So now I've become a speaker. I speak on failures, importance of failing, importance of exploring in life. ये चीज़ें, और कहाँ कहाँ मैंने लेक्चर्स दिए। मैंने IIT में लेक्चर दिया है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, लेस्टर, मैं कई बड़े कॉर्पोरेट्स में जाके बोल चुका हूँ ये बात। सो जब आप ओपन रखते हैं अपने माइंड को, अवेयर रहते हैं, तो जो नई चीज़ें होती हैं आपके आसपास, उनमें आपको अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। सर कितना बड़ा बिजनेस है ये ट्रेनिंग का जो है, हाँ, प्लीज़ आप बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है। हाँ, मैं अभी आया हूँ इसमें, ओके, और अब मैंने इस पे फोकस करना शुरू किया है। मतलब अभी तक ऑन डिमांड हो रहा था कि किसी ने बुलाया तो चले गए। अब मैं मार्केट में आ रहा हूँ ये कह के कि भाई मैं ये कराता हूँ। अभी तक कैसे हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ, एक जगह किया तो बहुत पसंद आया तो किसी रेफरेंसेस से, दैट्स आल्सो अ प्रोसेस व्हिच विल गिव यू वर्क, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। समय नहीं है अपने पास, तो अब समझ में आ गया कि इसको एक्सेलरेट करना है। तो नाउ आई हैव टाइड अप विद पीपल एंड आई एम नाउ ट्राइंग टू विद इन नेक्स्ट 3-4 months आई विल टेक माई प्रोग्राम टू द पब्लिक। उसके ऑनलाइन स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं हम, और ज़्यादा अग्रेसिवली हम कॉर्पोरेट्स और कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। और उसके पीछे देखिए, एज अ बिजनेस भी मैं इसको ट्रीट करता हूँ,
तो मैं पैसे ऑफ कोर्स चार्ज करता हूँ, बट आई ऑल्सो ट्रीट इट एज अ सर्विस. आई वॉन्ट एवरी person who gets in touch with me or who gets trained by me to be able to express himself or herself in a way that frees him. एक आज़ादी सी महसूस होती है जब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं. तो मैं उस मिशन पे हूं कि आप दिल में कुछ न रखो, जो कहना है कह पाओ, ये सामर्थ्य मैं लोगों को दे पाऊं, ये मेरा उद्देश्य है. जी सर, जैसे कि अभी हमारा पॉडकास्ट जो भी देखेगा, हर कोई तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा डेफिनेटली, लेकिन जितने लोग भी देखें, एक बेसिक आप बता सकते हैं कि जैसे हर इंसान जो है उसको अपनी पर्सनालिटी, हर कोई चाहता है कि वो बेहतर दिखे, ढंग से बोले, कोई भी अपनी बात को प्रेजेंट कर सके. एक बेसिक अगर आप कुछ बता सके जिसे हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये हर किसी पे अप्लाई होगा, हर किसी पर जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता है या निजी ज़िंदगी में भी बिल्कुल. तो वो अगर कुछ ऐसी है कि 2-3 चीज़ें जो प्रैक्टिसेस है अगर आप बता सके तो प्लीज़. देखिए, पहली बात तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कि जो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है. पर एक और बात आपने बहुत सही कही, निजी ज़िंदगी में भी एक्सप्रेस करना अपने आप को, वो एक ऐसी ज़रूरत है जो अगर ना हो तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकती है. कुंठा, कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, कुंठा, आप कुंठित हो सकते हैं अगर आपके अंदर चीज़ें दबी रहें. अगर आप अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, सारे चीज़ें अंदर दबी रहेंगी, तो वो किस चीज़ को जन्म देंगी, इवेंचुअली कुंठा, आपको फ्रस्ट्रेटेड बना देंगी. तो फ्रस्ट्रेशन से निकलना है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है. और वो कुंठा का, मैं एक आपको, जॉन एलिया का एक शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं. तो जब आप चीज़ें पीते रहते हैं, मतलब जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर ही अंदर रखते रहते हैं, तो फिर वो आपको खा जाती हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल इसलिए नहीं ज़रूरी है सिर्फ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएं, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप एक खुल के जी पाएं अपने, ताकि आप, यू आर फ्री, यू, उस एक्सप्रेशन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ऐसा ना हो कि उस एक्सप्रेशन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो अगर बाहर निकल जाता तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती. तो अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले तो इस मिथ से बाहर निकलना पड़ेगा कि स्पीकिंग इज एन आर्ट और अ नेचुरल टैलेंट, तो इसलिए मुझे उस पर काम नहीं करना है. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. सबसे पहले तो ये जान लें कि कोई भी नेचुरल टैलेंट हो, उसको हमेशा नर्चरिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. यस, स्पीकिंग इज़ अ नेचुरल टैलेंट, लेकिन स्पीकिंग हैपन्स इन 2 ways. One is conversational and one is professional. Conversational जब आप बातचीत होती है तो उसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशन गाइड कर रहे हैं. गुस्सा आया, हाय, तो कि कोई नहीं आपको सिखा रहा है, लेकिन आपका गाली या जो भी निकल रहा है वो एक इमोशनल ट्रिगर की वजह से निकल रहा है. पर जब आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट करने जाते हैं तो कोई इमोशन नहीं होता, सिर्फ एक ही इमोशन होता है, नर्वसनेस. वहाँ पर काम आती है आपकी ट्रेनिंग. तो जब एंग्जाइटी होती है तब माइंड जाता है सबकॉन्शियस की तरफ, और या मसल मेमोरी की तरफ. और मसल मेमोरी में अगर आपने नहीं डाला हुआ है, अगर रोज़ अभ्यास नहीं किया हुआ है, तो आप क्या होगा, आप लड़बड़ाएंगे, आप इस तरह की चीज़ें करेंगे या बोल ही नहीं पाएंगे. तो पहले तो ये अवेयरनेस कि साहब, स्पीकिंग इज़ अ नेचुरल टैलेंट गिवन बाय गॉड, बट इट नीड्स नर्चरिंग. ठीक है, क्या है वो नर्चरिंग? और बड़ी सिंपल चीज़ें हैं. 15 से 20 मिनट चाहिए आपकी ज़िंदगी के रोज़. ब्रेथ कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट. वॉइस इज नथिंग बट ब्रेथ. डीप ब्रीथिंग सबसे पहली एक्सरसाइज, और मैं आप कैमरे पे बता देता हूँ, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है. पेट पे हाथ रखिए, सांस अंदर खींचिए, पेट बाहर आना चाहिए. हम जब लंबी सांस अंदर खींचते हैं तो क्या होता है, हमारा कंधा ऊपर हो जाता है, पेट अंदर चला जाता है, उल्टा. ये गलत तरीका है सांस लेने का. तो डीप ब्रीदिंग, वो कहते हैं ना, पेट से बोलो, पेट से बोलो. तो जब सांस नीचे तक जाएगी तो, और वो बाहर निकलेगी, और जब वो नीचे से पुश होके ऊपर की तरफ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग.
तो तब आप बोलते हैं पेट से, ठीक है। और दूसरा, डीप ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग पे आपका कंट्रोल आने लगता है। तो जब आप नर्वस होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग चली जाती है, पर जब आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस रोज कर रहे होते हैं तो उस नर्वसनेस के टाइम पे भी वो ब्रेथ आपके कंट्रोल में रहती है। तो माइंड नर्वस है पर सांस नहीं टूटी। तो अगर सांस नहीं टूटेगी तो आपकी आवाज कांपेगी नहीं, आपके थॉट्स नहीं टूटेंगे। राइट। जब नर्वसनेस या एंजाइटी में ब्रीदिंग शैलो हो जाती है तो इट अफेक्ट्स योर थॉट ऑल्सो। और कम्युनिकेशन स्किल इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन थॉट एंड स्पीच। राइट। वो ब्रेक हो जाता है। तो एक एक्सरसाइज जो आज से रोज करनी है वो डीप ब्रीदिंग, सांस पे कंट्रोल पैदा करेंगे। ये सिर्फ इतना करेंगे, धीरे धीरे सांस पे कंट्रोल आने लगेगा। ठीक है। आपको अगर पिच चेंज करनी है अपनी, इस पिच से इस पिच पे जाना है या फिर इस पिच पे जाना है, देखिए एक नई कहानी। तो आपको अपने नीचे के नोट्स पकड़ने होंगे। नीचे के नोट्स पकड़ने के लिए और ज़्यादा ब्रेथ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कोर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर कम्युनिकेशन क्या है? शब्द, ठीक है। जितना शब्द ज़बान पर चढ़े होंगे उतना ही बोलना आसान होगा। एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है, 150 की स्पीड से गेंद आती है तो वो देख के सोचता नहीं है कि अच्छा अब मैं चलो पैर आगे निकालूंगा। ये होता है, इट्स अ रिएक्शन दैट्स हैपनिंग थ्रू मसल मेमोरी ऑटोमेटिकली। राइट। दैट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन यू हैव टू डेवलप। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। क्या प्रैक्टिस? शब्दों का अभ्यास, जोर जोर से बोलना, जो हमें क्लास 2 में सिखाया जाता है। मन, हाँ, yes. मन में सब बोल लेते हैं भैया, मन में सब सही बोलते हैं। मन में हम सचिन तेंदुलकर से अच्छी बैटिंग करते हैं, रोनाल्डो से अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल। मन में हम हर्ष गुजराल से अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, मन में। पर जब वही चीज बाहर करने पे आते हैं आप, तब समझ में आता अच्छा नहीं, तब असलियत सामने आती है। ठीक है सर। तो मन में ना करें, जोर जोर से पढ़ें, तो उससे क्या होगा, शब्द जबान पर चढ़ेंगे। एंड ऑल्सो अ वर्ड produces different references in your mind। 50 तक रेफरेंसेस पैदा हो सकते हैं, पर वो तभी पैदा होंगे जब आप ट्रेन करेंगे अपने माइंड को। तो अगर मुझे आपको, यानी कि जब मैं आप बोलूं तो मेरा पूरा शरीर इस तरह से रिस्पॉन्ड करे, उसके लिए हमारे माइंड और स्पीच के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन बैठेगा जोर जोर से बोलने में। सिर्फ जोर जोर से बोलते जाइए, शब्दों का अभ्यास होता जाएगा, शब्द जबान पे चढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमाल की हो जाएगी। इतनी 2 सिंपल चीज़ें बता दी हैं, बाकी के लिए लोग पैसा खर्चा करें। हाँ, इतने ही कमाल है सर, इतना कर ले इनफ है। एक्चुअली इतना ही कर लीजिए आप, इतना ही कर लें, इतना ही करना। ओके सर, थैंक यू सो मच ये सारी टिप्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे फिल्मों की बात कर रहे थे, मैं ये चीज़ बताइए कि जब आप एज अ एक्टर जाते हैं सेट पर, एज अ कलाकार जो मेथड एक्टर्स हैं या एक सुपरस्टार है, दोनों के साथ काम करने का क्या डिफरेंस आपने एज फील किया? क्या फ़र्क आ जाता है जब आप एक सुपरस्टार के साथ स्क्रीन में होते हैं और जब आप एक मेथड एक्टर के साथ होते हैं? मेरा सौभाग्य ऐसा रहा है कि मैंने सभी ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया है जो मेथड, जो ट्रेंड हैं और जो 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 क्राफ्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहे विकी कौशल हों, और मनोज जी तो सब लोग जानते ही हैं क्या ही काम करते हैं वो, चाहे वो विनीत सिंह जी हों, मैंने इमरान हाशमी के साथ भी हक में काम किया, यामी गौतम के साथ, यामी गौतम भी थी हक में। तो अभी तक मैं आपको बताऊं, जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है वो सभी वो लोग हैं जो क्राफ्ट से बहुत स्ट्रांग हैं। तो फर्क सिर्फ उनके नेचर में समझ में आया। विकी ज्यादातर एकदम बने रहते हैं। जब हमने छावा करी तो वो पूरे सेट ज्यादातर समय छत्रपति संभाजी महाराज थे। वो उस पूरे उसमें एकदम अपीयरेंस में, मतलब उनकी चाल बदल जाती थी, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज ऑरा बदल जाता था। एक आध शॉट ऐसे हैं जहां हम सब लोग सिर्फ एक वॉक कर रहे हैं और हम लिटरली दौड़ रहे हैं, उतने बड़े बड़े स्टेप लेके। मनोज जी की मैं बात करूं तो मनोज जी का एक कमाल की चीज़ है, मनोज जी के साथ काम करना थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की है? हाँ, रिस्की इसलिए है कि आपको लगेगा, वो जब उनको काम करते हुए देखेंगे शॉट्स के बीच में खासतौर पे, आपको लगेगा तो बड़ा आसान काम है। वो अपना खूब मस्ती कर रहे होंगे, खूब आपस में खिलवाड़ चल रहा होगा, सडनली कैमरा ऑन होगा, दूसरा आदमी आ जाएगा आपके सामने ऐसा लगेगा है ये कोई
कोई अलग शख्स। ये उनका हुनर है। तो स्विच ऑफ स्विच ऑन बहुत कमाल का है उनका। तो जितने भी लोग अगर कभी मनोज जी के साथ काम करें तो ये ध्यान रखें कि उनके लिए आसान है, आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि सब वो लोग हैं जो कैरेक्टर में रहते हैं, जो क्राफ्ट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और क्राफ्ट के बहुत स्ट्रांग हैं। सर जैसे कि अभी फैमिली मैन का जो नया सीज़न आया है, आप किस तरह से रिस्पांस आपको मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही गई कि जैसे फर्स्ट सीज़न था लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, सेकंड सीज़न भी लोगों ने, इसको लेकर थोड़ा सा लोग कह रहे कि यार थोड़ी सी हम ऐसा लगा कि डिसअपॉइंट हुए हैं उस तरह से। आपको किस तरह से फीडबैक मिले हैं एज आर्ट, क्या कहेंगे? देखिए, जब लोग हमें देखते हैं तो ऑब्वियसली बड़े खुश हो जाते हैं, अरे आप फैमिली मैन 3 में भी हैं। हालांकि बहुत पार्ट बहुत छोटा है तीनों उसमें, पर कमाल की बात यह है कि कैरेक्टर कोर टीम का हिस्सा है। जो कैरेक्टर है वो टास्क टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हालांकि किस्मत की बात है और कुछ नहीं। तो फीडबैक की बात करें तो लोगों का डिसअपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से इसलिए है कि उनको लगा कि एक डेफिनेट एंड मिल जाएगा जो उनको शायद नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो निराश है। बाकी ये नहीं सुनने को मिला कि ख़राब है। निराशा इस बात से है कि शायद वो डेफिनेट एंड जो सोच रहे थे लोग वो उनको नहीं मिला। उसका क्या भविष्य मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे तो खैर अपने बच्चे के लिए क्या ही आदमी पूछेगा कैसा अच्छा है बुरा है, हमें तो बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन लोगों का जो निराशा है वो सिर्फ मुझे लगता है इस बात से ज़्यादा है कि एक डेफिनेट एंड जो वो ढूंढ रहे थे वो उन्हें नहीं मिला है। बाकी रिस्पांस तो खैर कमाल ही रहा है और होपफुली लोग पसंद करेंगे, कर रहे हैं और होपफुली आगे भी और पसंद करें। सर आप पॉडकास्ट भी करते हैं, उस इंटरेस्टिंग के बारे में पार्ट में बताइए। ऐसा क्या महसूस हुआ आपको, इंटरनेट पे ऐसी क्या कमियां दिखी कि आप हमारा धंधा खाने भी आए? अरे आप कब से पॉडकास्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। मैं तो सर लास्ट 1.5-2 साल होने। 2 साल। यस। आपको पता है मैंने पहला पॉडकास्ट 2020 में किया था। ओ ठीक है, सॉरी गलती हो गई सर। ठीक है, ये मेरी गलती है कि मैं उसको आगे नहीं ले जा पाया। तो मेरे अंदर का जो बिजनेसमैन है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के पावर को उस समय 2019-20 में समझ नहीं पाया ठीक से। मैं 2019 से कंटेंट बना रहा हूँ, 19-20 से यही मोटिवेशनल कंटेंट। अपनी ज़िंदगी में जो हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं वो हम लोगों तक पहुंचा रहे थे वीडियोस के ज़रिए 2019-20 से ही। पर मुझे लगता है कि शायद कई बार आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और आपको जब वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दिखता है तो आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। मेरे साथ ये हुआ तो 2020-21 में मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया और पड़ गया तो फिर सब छूट गया। तो अब उसको एक बार छूट जाता तो रिवाइव करना कहाँ आसान होता है, मुश्किल होता है। पर ये तो था कि यार अभी अगर हमने नहीं इसको टैप किया तो फिर आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पार्टनर नीलेश का। नीलेश पूरा सोशल मीडिया का वो देखता था, वही प्लानिंग करता था, वही वीडियोस बना के अपलोड एडिट सब करता था और वो पीछे लगा रहा कि नहीं यू आर गुड एट इट, यू मस्ट डू इट। तो फाइनली फिर 2024 में या 25 में ही छावा रिलीज होने के बाद ऋषि जो जिन्होंने छावा लिखी थी वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ऋषि से बात हो रही थी, ऐसा ऐसा हो रहा था कि यार पॉडकास्ट कभी करेंगे, शुरू करेंगे। बोले चलो करते हैं। तो ऐसी बातों में वो शुरू हो गया और इनिशियली उसको रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मुझे मज़ा बहुत आया। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, ये सोशल मीडिया एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई रियलाइज कि भैया ये तो सोने की नहीं हीरे की खान है। मेहनत है इसमें भी, पर आपको एक्सप्लोर तो इसको ज़रूर करना चाहिए था। मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं 2020 में उसको उस तरह से नहीं एक्सप्लोर कर पाया। सब क्या क्राइटेरिया रखते हैं आप गेस्ट को अगर बुलाते हैं तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि टॉपिक्स पे हो, वेब बेस्ड होता है या फिर व्यूज़ बेस्ड होता है, क्या होता है आपका पूरा? शुरुआत जब हमने करी तो हमने सोचा कि मोटिवेशनल बनाएंगे कंटेंट, जिनकी ज़िंदगी में फेलियर हुआ हो ये हो। फिर हमें एहसास हुआ कि अगर हम स्पेसिफिक इसमें रखेंगे, अगर आपने फेलियर फेस किया तो ये हम आपको बुलाएंगे, तो शायद हम अपना दायरा छोटा कर रहे हैं। फेलियर तो सबकी ज़िंदगी में आता है, बुलाते हैं सबको,
और उनसे अलग अलग तरह की बात करेंगे, जिसमें एक बात ये भी होगी कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में असफलता का क्या मायने है। तो वहाँ से समझ में आया कि क्राइम बेस्ड जो हमने पॉडकास्ट किए जो क्राइम जर्नलिस्ट के साथ, उसकी ऑडियंस बहुत ज़बरदस्त है फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस। हमने ये भी एहसास किया कि बड़े सेलिब्रिटीज़ का मतलब व्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े सेलिब्रिटीज़ को लोग इतनी बार सुन चुके हैं कि अब कुछ नया नहीं मिल रहा। कुछ नया नहीं, उनको नया चाहिए। तो अब उसकी वजह से ये हो गया कि मैं भी एज समवन हु कंज्यूम सोशल मीडिया, मैं भी अपने आंख और कान ओपन रखता हूँ ऐसे लोगों की फिराक में रहते हैं जो कुछ अलग हैं। जो सफलता शायद का जो पैरामीटर उस पर उतना खरे नहीं उतरते, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अब क्राइटेरिया बड़ा हो गया है, तो लोग भी ज़्यादा आने लगे हैं, अब लोग आना चाहते हैं पॉडकास्ट पे। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ, देर करी हमने, बट ठीक है, अच्छा किया, दुरुस्त आया था। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक्चुअली अब मैं इसलिए भी नहीं शुरू कर रहा था कि मुझे लग रहा था इतने सारे लोग तो कर रहे हैं ऑलरेडी, इतने सारे लोग तो ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करके लोगों को दे दूंगा। फिर समझ में आया कि जो सोशल मीडिया का यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है, उसमें सबके लिए डेडिकेटेड थोड़ा थोड़ा है। जैसे अगर 500 लोग पॉडकास्ट अभी करें फॉर एग्जांपल, तो वो 500 लोग शायद 15 करोड़ जनता तक पहुंच पा रहे हैं, पर अभी भी एक 65 करोड़ जनता है, 80 करोड़ तक तकरीबन इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे पास, सोशल मीडिया यूजर्स हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा तबका है जिन तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा एक अलग नीश है। तो इसमें ये थॉट गलत है कि ओवर एक्सपोजर है इस चीज़ का या बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा। अभी भी हम शायद बहुत ज़्यादा पे पहुंचे नहीं, क्रिटिकल मास तक ही नहीं पहुंचे। अच्छा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पॉडकास्ट बहुत भीड़ हो गई है, हर कोई कर रहा है, लोग कहते हैं वही चीज़ें मिल रही हैं तो इसलिए मैं तो ये आपके कहने के मुताबिक अभी बहुत वास्ट चीज़ें, यस, बहुत वास्ट। अगर वास्ट ना होता तो मेरे कुछ पॉडकास्ट्स हैं जिनके व्यूज़ 20-20, 25-25 मिलियन के हैं। मतलब हम कुछ ऐसा दे पाए लोगों को जो लोगों ने बाहर नहीं देखा है। ऐसे ही हर पॉडकास्टर के साथ है मेरे ख्याल से। पुराने हैं आप तो आपकी एक ब्रांड इक्विटी है, नए हैं आप तो अगर आप कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो लोगों तक नहीं गया है। जितेंद्र दीक्षित आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, कसाब की कुछ ऐसी स्टोरीज उन्होंने बताई, वो आज तक भी उसके व्यूज़ आ रहे हैं। अरुण गावली की कुछ ऐसी स्टोरीज बताई जिसके आज तक व्यूज़ आ रहे हैं। तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कोई ऐसी कहानियां हैं। हमारे शो पर सुशांत सिंह और देवेंदु भट्टाचार्य आए थे एक प्रमोशन के लिए, उसके बड़े तगड़े व्यूज़। दया और ये आए थे अभिजीत, अच्छा, दया और आदित्य श्रीवास्तव सर, जी जी, वो जब पॉडकास्ट हुआ तो उसके इतने सारे, इतना उसका वॉच आवर्स, इतना हमें अच्छा फीडबैक मिला। तो समझ में आया कि देयर इज स्कोप राइट फॉर एवरीवन, फॉर नॉट एवरीवन बट देयर इज स्कोप फॉर गुड कंटेंट। गुड कंटेंट, राइट राइट। जितेंद्र सर हमारे भी पॉडकास्ट पे आए थे, बहुत अमेजिंग आदमी है। मेरे पॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं, बैठ जाओ आप सुनते रहो बस। यस, सही सर, स्टोरीज हैं, भरमार है उनके पास। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे कि अब जो दौर है एआई का आ चुका है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉइस जो है उसमें भी एआई ने दस्तक दे दी है। एज अ आर्टिस्ट आप क्या समझ पाते हैं, क्या कंपटीशन कितना बढ़ गया है, सारी चीज़ें हैं, या क्वालिटी जो है अभी भी क्योंकि ऑब्वियसली हम समझ पाते हैं कि क्वालिटी तो वो चीज़ें नहीं जो एक ह्यूमन दे पाएगा, वो एआई के थ्रू नहीं। तो कंपटीशन कैसा है, क्या चीज़ें लोगों को अब इस मार्केट में आना चाहिए, जो अगर नया टैलेंट है, अगर वो अपना करियर अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो एआई आने के कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो देखिए पड़ा है। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले ऐड बनते थे, ऐड से पहले स्टोरी बोर्डिंग होती थी ऐड की, और वो स्टोरी बोर्डिंग क्लाइंट को प्रेजेंट की जाती थी, उसमें भी वॉइस ओवर जाता था, और वो वॉइस ओवर आप 50% चार्ज करते थे, जो भी करते थे। अभी वो तो ख़त्म, वो तो पूरी स्टोरी बोर्डिंग, मतलब वो तो प्रॉम्प्ट दे दीजिए, वो पूरा ऐड बना के दे देगा, एक रफ ऐड बना के दे देगा, ऐसे साउंड करेगा, ऐसा दिखेगा। तो एक वो जरिया हो गया। दूसरा होता था, हम लोग जैसे प्रोमोज वगैरह करते हैं या ऐड करते हैं, तो एक दो करेक्शन के बाद या एक करेक्शन के बाद या दो करेक्शन के बाद तीसरा करेक्शन आप भेजोगे अगर, तो उसका हम एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करते हैं। 100 रुपये अगर चार्ज किया तो हम 60 रुपये तीसरे करेक्शन पे चार्ज करेंगे। 500 करेक्शन भेजो आप,
तो ऑब्वियसली लोग एआई इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई ऐसे वर्जन्स आ भी गए हैं, पायरेटेड कह लीजिए या चीप वर्जन्स आ भी गए हैं, जो लोग बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन ह्यूमन इंटरफेस अभी भी नहीं गया है कहीं भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास किसी का वॉइस ओवर आया करने के लिए कि साहब ये स्क्रिप्ट है, ये वीडियो है, इस पे आपको करना है, क्या अमाउंट होगा। मैंने वो वीडियो सुना, मैंने अपना एग्जैक्ट जो मार्केट रेट है उससे 50% बढ़ा के उनको बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें मिस्टर बच्चन की आवाज़ यूज़ करी हुई थी, एआई जनरेटेड मिस्टर बच्चन की आवाज़। तो वो एआई जनरेटेड बच्चन साहब की आवाज़ से वो नहीं डिज़ायर्ड रिजल्ट इस्तेमाल कर पाए, ले पाए। तो अभी भी आप बेस्ट वॉइस, आप मतलब हो सकता है कोई मेरे नाम की भी वॉइस निकाल के उसको बेच रहा हो एआई के ज़रिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। तो वो जब मैं वीडियो कर रहा था तो समझ में आया कि एआई जनरेटेड, आपने बच्चन साहब की वॉइस को बिल्कुल मैच कर दिया था उन्होंने, लेकिन इमोशन नहीं मैच कर पाए थे। तो वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पर पूरे इमोशन को सही तरह से पोर्ट्रेट कर पाए। और उसका रिदम का ही एक पैटर्न ही होता है, वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा, अगर तो हर जगह यहीं ख़त्म होगा, वो पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है उसका। तो अभी वो सीख रहा है एआई। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जैसे पहले भी हुआ है, जब मशीनें आई तो लोगों को लगा कि ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए तो लोगों को लगा अब इंसानी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। इवेंचुअली क्या हुआ, सब कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, सब चल रहा है। क्योंकि एक तो इंसान है भी बड़ा टेढ़ा, वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला। अभी तक नहीं मानी तो अभी भी नहीं मानेगा, ऐसे भी लड़ ही जाएगा। तो सब कोएग्जिस्ट करेंगे, ये मेरा मानना है। काम के तरीकों में फ़र्क आएगा अब। और ऐसे में इस तरह की सोच अगर आप रखते हैं कि मुझे कुछ नया खोजते रहना है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं जो आपने रास्ता अपनाया है। जी 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 जी। सर जैसे कि जो हमारे लॉज हैं एआई जैसे ऑडियो को लेके, हम कई बार देखते हैं कि कई आर्टिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है। तो ये हमारे जो लॉज है, आपको क्या लगता है और स्ट्रांग होने चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, आप क्या डिमांड रखते हैं? अगर आप बहुत अभी आईपी लॉ से बहुत वो हैं, फ्लिप साइडेड हैं हमारे, बहुत ही वीक है। तो उन पे काम करने की ज़रूरत है, आर्टिस्ट फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट्स मतलब वो शार्क की तरह हैं, वो खा जाएंगे आपको। उनके लीगल क्लॉजेस वो इस तरह से घुमा फिरा के आपको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बहुत ज़रूरत है कि आर्टिस्ट के इंटरेस्ट जो हैं वो अंडरमाइन ना हो। तो लॉज स्ट्रिंजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। वेस्ट में पितुबाश भाई में बता रहे थे पॉडकास्ट में, उन्होंने बताया कि आप अगर एज एन एक्टर जब वो काम कर लेते हैं तो वो काम जब भी जहाँ भी यूज़ होता है उसकी रॉयल्टी उनके पास आती है, बिना उनके उसके लिए क्लेम किए हुए। यूनियन इतना स्ट्रांग है कि यूनियन के पास डिटेल्स आ जाती हैं और उसके बाद यूनियन के पास पैसा आ जाता है, वो पैसा यूनियन सारे आर्टिस्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सर ये वेस्ट में होता है ये वेस्ट का ही बता रहे थे, तो भाई बता रहे थे, हॉलीवुड का ही बता रहे थे। वो ज़रूरी है यहाँ पर आना। मुझसे एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने आज से कई साल पहले वॉइस ओवर कराए जो इवेंचुअली एआई में यूज़ होने वाले थे। मैंने उस समय भी डिसेंट पैसा उन्होंने दिया, पर जब 2 साल बीत गए और मैं फंसा रहा और मैंने उन पर केस किया कि भाई ये नहीं, इसका 15 गुना आपको मुझे पे करना चाहिए क्योंकि अब ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। बोले नहीं, अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं आपकी आवाज़। उन्होंने नोटिस ही नहीं एक्सेप्ट किया। और अगेन आप हो तो आम ही आदमी ना, आप एक बार नोटिस भेजने में हमारे 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हो गए, तो हमने कहाँ इसको परस्यू करेंगे। तो लीगल प्रोसेस वैसे हैं भी थोड़ा सा आदमी उसमें घुसने में डरता है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सरकार को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए टू मेक इट मोर आर्टिस्ट फ्रेंडली, एंड आर्टिस्ट के जो इंटरेस्ट्स हैं वो थोड़े प्रोटेक्ट हों, ये थोड़ा सरकार को देखने की ज़रूरत है। ओके सर, हमने ये सारे टॉपिक्स पे आपसे बात की, लेकिन जो सबसे अहम है, जो फैंस, बिना उसके ये पूरी कन्वर्सेशन अधूरी रहेगी। रात 9 बजे
तो सर ये रात के जो 9 बजते हैं। यस 9 बजते हैं और जो आपके ऊपर एक बिग बॉस का स्टैंप लगा हुआ है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे पूरा आया था आपके करियर में? ये बिग बॉस तो 2009 2010 से मैं हूँ इस शो पे, और 2009 में वॉइस ओवर करना शुरू किया, और एक साल में फॉर्चुनेटली वो मेरे पास में मैसेज आया कि भाई हम लोग दूसरी आवाज़ को ढूंढ रहे हैं, नरेटर्स वॉइस, आप ऑडिशन, आप अपनी सीडी भेज दीजिए। तो सीडी भेज दी, 2 महीने बाद ऑडिशन के लिए बुला लिया। उसके अगले दिन पैसे का चर्चा के लिए बुला दिया, और जिस दिन पैसे की चर्चा की उस दिन शाम को बता दिया कि 2 अक्टूबर सन 2010 को आपको लोनावला में रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से बिग बॉस से हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ। 2010 से लेकर 2018 तक हमने लोनावला और करजत में किया है वो शो, और फिर 2019 से अभी 2025 फिल्म सिटी में कर रहे हैं। ठीक है सर, जो पहले ऑफर हुए थे पैसे वो इनफ थे? वो इतने अमेजिंग थे? देखिए तब मैं नया नया था, और उस समय के हिसाब से और मेरी उस पोजीशन के हिसाब से, जहाँ पे मैं जिस पोजीशन पे मैं था, वो मोर देन इनफ थे। आज भी मोर देन इनफ है। अच्छा, अभी जो पे कर रहे हैं? हाँ, वो इसलिए मोर देन इनफ है क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा तमगा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको बाहर इतनी इज्जत और पैसे दे देता है कि आप बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते नहीं हो कि मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। प्लस उस टीम के साथ आज काम करते हुए, हालांकि बहुत चेंजेस आ गए हैं, पर अभी 16 साल हो गए हैं, इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल है। प्लस मैं दूसरे काम अपने कर सकता हूँ, ये लिबर्टी मुझे मिली हुई। तो पैसा फिर सेकेंडरी, और पैसा ऐसा भी नहीं है कि मुझे नहीं मिल रहा, डिसेंट पैसा मिल रहा। सर पहले आप लोगों को सेट पे ही रहना पड़ता था? हाँ, अब वो भी एक चेंज हो गया। पहले हम 3.5 महीना मिनिमम लोनावला में रहते थे, अब सेट बॉम्बे पे आ गया है, बॉम्बे में आ गया है, तो हम बॉम्बे में रहते हैं। हमें कहीं कमिटमेंट नहीं है कि हमें बाहर रहना पड़ेगा। प्लस मेरे साथ एक और एडवांटेज ये है कि मुझे ये लिबर्टी है कि आप दूसरे काम कर सकते हैं, तो फिर कोई वही नहीं बचता है ना, कोई शिकायत का, देयर इज नो रीजन टू कंप्लेन। कंप्लेन तो सवाल ही नहीं, मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो नहीं, ये शो और इस शो से जुड़ी हुई हर चीज़ मेरे लिए बहुत अहम है। सर वो अंदर एक और आवाज़ घुसती है, उसको डिकोड करिए, वो कहाँ से आती है, वो कौन है? वो मशीन है, इंसान है, ये नहीं पता हमें। लेकिन ये है कि लोगों को लगता है कि वो भी हम ही हैं। हाँ। अरे नहीं है भाई, एको हम द्वितीय अस्ति, ऐसा नहीं है कि एक हम ही हैं दूसरा कोई है ही नहीं। कहते हैं ना, चमन में रगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। राइट। तो वो भैया घर में जो आवाज़ जाती है ना, वो हम नहीं है, वो पता नहीं इंसान है, मशीन है, मैं मिला नहीं हूँ आज तक, मैंने देखा नहीं है। नहीं मिले? नहीं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से मिले हैं। वैसे 2 बार हमने भी अंदर आवाज़ दी है। अच्छा, हाँ। कौन से मौके थे सर? एक बार शायद सिद्धार्थ शुक्ला का कुछ तो सीजन था, कुछ तो एकदम था, तो ये हुआ, बोल दो बोल दो बोल दो, और सिद्धार्थ ने ही रिस्पॉन्ड किया था। ये नाइट वाले बिग बॉस आ गए। ये जब आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई हो रही नहीं थी, नहीं, ऐसा कुछ था? जनरल कुछ तो अच्छा, जनरल था। और एक बार गौहर के टाइम पे, गौहर जब थी तब तो मैं घर के अंदर भी गया था, 2 बार घर के अंदर भी जा चुका हूँ मैं। एक बार गौहर के टाइम पे, एक बार ये जब साजिद खान और तो ये थी, सुम्बुल थी, ये सब लोग थे, टीना थी, तब भी घर पे गया हूँ। तो आपका सवाल भूल गया। जी, मैं सर ये जानना चाहता कि अंदर वाली आवाज़ को लेकर। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता, मशीन है इंसान है, पर जो भी है भैया हम नहीं है। लोगों को लगता है कि हम ही हैं, हम ही हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक आवाज़ तो हमें, वो वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, अगर शो भी हम ही चला रहे हैं। अरे हम शो चला रहे हो, जितने बड़े आदमी होते तो मतलब फिर बात ही क्या थी। शो हम लोग नहीं चलाते भैया, हम लोग मुलाजिम हैं, कॉन्ट्रैक्टेड है। वो मतलब मुलाजिम भी नहीं, मुलाजिम तो एम्प्लॉय होता है, सैलरीड होता है, हम तो कॉन्ट्रैक्टेड हैं। साल में 3.5 महीने कॉन्ट्रैक्ट जो कह दिया जाता है वो कर देते हैं। सर जब वो आसिम और सिद्धार्थ वाला सीजन था, उसमें जिस तरह से उनकी भिड़ंत हो रही थी और जिस तरह से हम देख रहे थे, बिग बॉस को इतना अलर्ट होना पड़ता था कि मिनट मिनट पे चीज़ें बदल रही थी। तो आप लोग के पास भी स्क्रिप्ट आती थी, तो फिर ऐसा आता था कि अरे अब चेंज करो, अब ये नहीं, अब पुराना नहीं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरा क्योंकि लाइव नहीं होता है, तो घर में अंदर क्या हो रहा है इससे उस समय मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो
जब एपिसोड एडिट हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद वॉइस ओवर आते हैं कि यहाँ पर आगे देखिए ये होने वाला है, या टास्क का एक्सप्लेनेशन है। चेंजेस हमारे पास भी आते हैं कई बार। क्या होता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोमो कट गया, प्रोमो उसको ऑन एयर करना है, कोई हाई पॉइंट है वो, तो उस हाई पॉइंट में किस चीज को हाईलाइट करना है, कई बार उसको लेकर 3-4 बार आप चेंज करते हो। विजय विक्रम सिंह ने माइक को फेंक दिया, विजय विक्रम सिंह ने फेंका माइक, माइक फेंका गया विजय विक्रम सिंह के द्वारा, माइक से मचा बवाल, इस तरह से कॉन्टेक्स्ट वही है, भाषा का बदलाव हो रहा है, तो चेंजेस आते रहते हैं। अच्छा हाँ, सर, आप लोगों की भी क्रिएटिविटी कि आप लोग इम्प्रोवाइज करते हो उसमें कि जो दिया है उतना ही बोलना है? अच्छा जो दिया है वही करना। जितना जो दिया जाता है उतना ही बोल देते हैं। ज़्यादा क्रिएटिविटी का वो भी नहीं होता ना, स्कोप भी नहीं होता है, इतना कम टर्न अराउंड टाइम है। कल का जो कुछ देख रहे हैं आप, वो आज एडिट होगा और आज रात में एपिसोड में दिखाई देगा। तो हमारे पास तो 3-4 ही घंटे होते हैं वॉइस ओवर वगैरह में, जो कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए। तो भैया जो लिख के आ गया वो बोल दो। सर, जब आप बिग बॉस के लोनावाला घर पे रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा, कई कंटेस्टेंट्स ने कहा है कि वो हॉन्टेड है, वहाँ उन्हें कुछ दिखता है। इज देयर एनीथिंग? हाँ, वो किसी ने मैंने भी सुना है। वो एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, उसके एक हिस्से में घर बना हुआ था, एक हिस्से में पोस्ट प्रोडक्शन सेटअप, एक हिस्से में कैंटीन, एक हिस्से में जो वीकेंड का वार जहाँ सलमान साहब शूट करते थे, और एक हिस्से में सलमान साहब का शैले था। तो हॉन्टेड होता तो सलमान साहब तो आके एक एक दिन रहते थे, मतलब फ्राइडे का शूट है तो रात में आ गए, अगले दिन गए। मुझे नहीं, मैंने भी सुना है, ये सब बातें सुनी है मैंने, बट आई हैवंट सीन और एक्सपीरियंस्ड। और मैं वैसे भी इन सब चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ, मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ। डरपोक? हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब सुन लेंगे तो फिर जैसे मैं जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं। हाँ। किसी ने कह दिया वो हॉन्टेड है, मैं तो फिर मैं इस कमरे में नहीं होऊंगा। सर, बातें होती थी आप लोगों की टीम की, बिहाइंड जो टीम थी उसमें ये बातें होती थी, यार ये कहाँ से चीज़ें निकल रही है? मैंने सुना है एक आध बार कि अरे कुछ आवाज़ आई थी, मैं चला जाता था वहाँ से, मैं बैठता ही नहीं था वहाँ पर। अच्छा, ये पिच बिहाइंड ये भी बातें होती थी? हाँ, कभी एक आध बार सुना है, किसी ने कहा कि यार ऐसा हमने सुना है, जैसे आप बता रहे हैं कि हॉन्टेड है, मैं सुनना ही नहीं है बात। जो चीज़ मुझे अफेक्ट करे नेगेटिवली उसको सुनना ही नहीं। हाँ, क्योंकि शो में भी विशाल जब थे सिद्धार्थ वाले सीजन में, तो उन्होंने कहा था कि अरे कुछ तो है जो उसने मुझे महसूस किया। ऐसे कई लोगों ने 1-2 बार ये चीज़ें कही थी, उसके बाद से लेके ये बातें आती है। हर कोई तो नहीं करता, बट कुछ लिमिटेड लोगों ने ये चीज़ें कही थी। मतलब हमने सुना है पर हमने कुछ देखा नहीं ना, हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, और अब तो खैर आ गए, फिल्म सिटी में आ गए हैं। अब तो सर, सबसे मज़ेदार किसको एंजॉय किया? मतलब आप कंटेस्टेंट्स, आप इतने इतने लंबे सीजन से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, 19 चल रहा है। 19 जब मैंने सीजन 3 एंजॉय किया, क्योंकि तब मैं एज एन ऑडियंस देख रहा था। अच्छा, जब आप जुड़ जाते हो तो जैसे फिल्म को देखने का मजा अलग है, और वही एक सीन की आप शूटिंग देख लो एक दिन, तो आपका सारा भूत उतर जाएगा, है ना, उसके पीछे का प्रोसेस जब आप देख लेते हो। तो ग्लैमर का यही एक वो है कि जब आप दूर से होते हो तो बहुत अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, जब आप पास आ जाते हो उसकी प्रोसेस पूरा आप समझने लगते हो, तो थोड़ा आप न्यूट्रल हो जाते हो, थोड़ा आप संभल जाते हो। तो मैं सीज़न 3 को मानता हूँ, इतना एंजॉय किया मैंने, इतना इन्वॉल्व हुआ था उस सीज़न में। मैंने राजू श्रीवास्तव जब निकले थे, तो जो जैसे आज लोग करते हैं ना, मैं बॉयकॉट बिग बॉस ये वो, तो हम एज एन ऑडियंस, तब तो सोशल मीडिया नहीं था इतना स्ट्रांग, बट हमने जितने लोगों से मिलते थे, अब बिग बॉस नहीं देखेंगे, राजू श्रीवास्तव को निकाल दिया, बताओ। तो एज एन ऑडियंस हम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं सीज़न 3 में स्पेशली। वो उसके जैसा सीजन में एंजॉय कर नहीं पाया, क्योंकि जब आप जुड़ गए तो थोड़ा सा वो हाँ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना जब आप जुड़ जाते हो, तो आई थिंक वो मज़ा कम हो जाता है। मज़ा कम हो जाता है उसमें। सर, जो KRK और राजू श्रीवास्तव जी का जो झगड़ा हुआ था, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने संयम रखा था, अपने आप को होल्ड किया था, और KRK जिस तरह से पूरा अग्रेसिव होते हैं, वो भी पहली बार था जब इस तरह का बिग बॉस में कुछ हंगामा। उससे पहले के 2 सीजन में चीज़ें हुई थी, पर इस ऐसी नहीं थी। वो पहली बार था जो न्यूज़ में आने लगा, सारी चीज़ें हो गई थी। वो था, और जब मैं देख रहा था वो, तो मुझे आज भी याद है कि सुनो, ये तुम जो कर देते हो ना, इतना तो हम करके बताते भी नहीं है लोगों। हम कहे ये ग्रुप कानपुर देखो, ये है कानपुर। यस, कि खड़े खड़े आदमी की एकदम उतार दी और उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि जब आप चीखने चिल्लाने लगते हो आप पावरलेस हो जाते हो।
पावर लाइज इन कंट्रोल, कंट्रोल। और उसमें हमारे कनपुरी है तो सब एकदम माहिर। वेरी नाइस सर। सर मैं जैसे मैं ये जानना चाहता, सबसे जेन्युइन कंटेस्टेंट्स कौन लगा, जो लगा कि क्योंकि हर कोई घर में स्टार्ट में फेक हो सकता है, बनावटी हो सकता है, पर वो इतने लंबे समय तक अपने आप को रख पाए पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ मानते हैं, लेकिन ये लगा कि इसकी पर्सनालिटी जो है आपको लगी ये सबसे बढ़िया है, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये इसको देखने में मज़ा आया हो। मुझे राहुल महाजन को देखने में बहुत मज़ा आया। ओके। राजू जी को ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया ही था मुझे। सिद्धार्थ शुक्ला को देखने में बहुत मज़ा आया। नो फिल्टर एंड सच अ वाइज मैन। रीजनिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग रीजनिंग थी उनकी। बट सबसे मुझे राहुल महाजन को देखने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। There's a different side to him, and he's a very well-read, contrary to his image. हाँ, क्योंकि जिस फैमिली से आते हैं वो, और सर आदमी बहुत पढ़ा हुआ है। He's read a lot. I'm not saying कि डिग्रीज बहुत होंगी, बट पढ़ा हुआ इंसान है। जब पढ़ा हुआ इंसान बातचीत करता है तो समझ में आ जाता है, तो वो मैं भूल नहीं सकता वो सीजन। टॉयलेट साफ करने से भी कतराते नहीं थे वो कुछ तो, वो सारी चीजें करते थे। किस बैकग्राउंड से आए, बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, लेकिन उसके बाद भी आई लव्ड हिम एब्सोल्युटली। सर ये जो प्रोसेस होता है इसको लेकर भी कई सब बार सवाल किए जाते हैं कि कंटेस्टेंट्स को जानबूझ के ऐसे कंटेस्टेंट्स को लाया जाता है जो टीआरपी लाए। ऑब्वियसली टीआरपी मैटर्स करती है, वो तो जाहिर है, लेकिन आप क्या प्रोसेस क्या होता है, अगर आप कभी इस टीम का हिस्सा रहे, कोई जानकारी रखते हैं? ये इनफैक्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा उस प्रोसेस से या उस टीम से कोई वास्ता राब्ता नहीं है। तो लोग वो मैसेज करना बंद करें कि हमको जाना है बिग बॉस में, हमको ले लीजिए अंदर। हाँ, हमारा बिल्कुल भी दूर दूर तक उस प्रोसेस से लेना देना नहीं, और अच्छा है नहीं लेना देना है। तो आप बचे हुए हैं बहुत सारा स्ट्रेस, तो उनका अपना क्राइटेरिया है, वो अप्रोच करते हैं। लोगों को लगता है कि ऑडिशन वाला शो है या हम कुछ ऐसा कर देंगे तो पहुंच जाएंगे। नहीं, एक टीम है जो देखती रहती है, और जिनको लगता है जिसमें पोटेंशियल है उसको बुला के उसके साथ बातचीत करते हैं, और फिर अगर लगता है तो फिर उसको शो में ले लेते हैं। ये दिस इज अ शो बाय इनविटेशन, नॉट अ शो बाय एप्लीकेशन। अप्लाई करके आप शो में नहीं, ये शो बाय इनविटेशन है। तो वो लोग जो बैठे हैं ऊपर, उनको पता है किसको बुलाना है, और वो उनका काम ही है, ये साल भर वो ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग जिनको वो बुला सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर एक तानिया मित्तल हैं तो एक प्रणीत मोरे भी हैं, है ना। तो क्या क्राइटेरिया है आई वुड नॉट नो, बट देयर इज अ टीम एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सर घर वालों के मैसेज नहीं आते आपको कि मेरे इसके साथ गलत हुआ, ये सारी? नहीं, थैंकफुली आज तक किसी भी कंटेस्टेंट का कि फैमिली मेंबर्स ने कभी भी अप्रोच नहीं किया, थैंकफुली। आई एम श्योर उनको जब ये लगता होगा कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो शायद वो टीम में किसी को जानते होंगे जिसको मैसेज करते होंगे, पर मुझे आपको कभी नहीं आया। ठीक है सर, करंट सीजन में किसे एंजॉय कर रहे हैं आप? करंट सीजन में मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आजकल आने लगी है कि आपको लगता है, नेगेटिविटी मतलब ऑन सोशल मीडिया के। हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, मैं जान रहा हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है जितना दूर रहो उतना अच्छा है। सोशल मीडिया पे इतना नेगेटिव हो, हालांकि प्यार भी उतना ही है, उससे ज़्यादा प्यार, 100 में 90 प्यार है, 10 नेगेटिविटी है। वो 10 नेगेटिविटी भी गलत फहमी की वजह से, राइट, कि शो मैं चला रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी क्या औकात, क्योंकि वो एक आवाज़ सुनाई देती है और लगता है कि आप की मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ है तो ठीक है, ये इसी की आवाज़ है तो यही चला रहा है, तो फिर इसी को ट्रोल। राइट, बट सर कंसर्न होता है फैमिली पे जब थ्रेट्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो माइंड में यह चीज़ आती है कि यार मैं तो सिर्फ पार्ट हूँ, एक आवाज़, एक मेरे क्राफ्ट की वजह से मुझे यहाँ तक धमकी मिले, डर अनुभव ये होती है चीज़ें। दूसरे तरीके से आप देखने लगते हो कि देखो इतना प्यार मिल रहा है तो थोड़ा तो एक बुकेज एंड ब्रिक बैट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, सो यू हैव टू लर्न टू हैंडल इट, लर्न टू मैनेज इट। तो आप फिर धीरे धीरे अवॉइड करना भी सीख जाते हो। इनफैक्ट मैं तो कई बार लोगों से इंगेज किया है, जिन लोगों ने गालियां भेजी हैं, नेगेटिविटी भेजी। अच्छा, आपने इंगेज किया? ओके। और मेरे पास मैसेजेस हैं जहाँ पर लोगों ने सॉरी बोला कि सॉरी हमें लगा आप ही हो, या कई बार ऐसा लोग कहते हैं हम सॉरी हमने आप पे निकाला, लेकिन हम किस पे निकाले?
तो मैंने कहा ये तो कोई वो नहीं हुआ लॉजिक कि किस पे निकाले, नहीं समझ में आ रहा था तो आप पे निकाल दे रहे हैं। बट देन पीपल अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ एक जुड़े हो और आपका काम ये है और जो कुछ हो रहा है उससे आपका कोई वास्ता नहीं है, तो वो लोग समझ जाते हैं। कई बार लोग ये समझने के बाद भी बहस ये करते हैं कि ठीक है तो हमारी बात तो पहुंचा दीजिए। तब आप मैसेज पे ये नहीं लिख सकते, लेकिन मतलब इसके पैसे थोड़ी मिल रहे हैं कि तुम्हारी बात पहुंचाए। बात पहुंचानी है, बात पहुंचाने का माध्यम है, कलर्स की वेबसाइट है, उस पर जाइए, उसमें कॉन्टैक्ट अस का। सर जब ये थ्रेट मिल रहे थे, सारी चीज़ें थी तो थे नहीं है वही मैं कह रहा हूँ। तो कभी ऐसा आपको लगा कि प्रोटेक्शन के लिए आप कोई कोई ऐसी चीज़? थैंकफुली सब अच्छे लोग हैं। एक तो अभी 16-17 साल के लड़के ने कुछ तो ऐसा किया था, फिर बाद में उसने वीडियो बना के माफ़ी भी मांगी। हाँ मैंने उसको, उसने क्या किया, गाली गलौज बहुत गंदा सब लिख लगा दिया और प्रोफाइल उसकी ओपन थी। मुझे पता चल गया कौन से शहर से है, क्या नहीं है। तो मैंने उसको मैसेज किया कि क्यों ये सब कर रहे हो, 16 साल के हो, अच्छे नंबर आए हैं तुम्हारे, पेपर में फ़ोटो छपी थी उसकी अच्छे मार्क्स को लेकर। मैंने कहा पता है मैं एक कंप्लेन करूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी का एक ज़िंदगी भर का दाग लग जाएगा। अब तो मुझे ट्रेस भी नहीं कराना तुम्हें, मुझे तो सिर्फ किसी को फ़ोन करके वहाँ का तुम्हारे नियरेस्ट पुलिस चौकी का नंबर लेना है और एक ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज करानी है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। किस लिए करियर ख़त्म हो जाएगा? एक ऐसे आदमी के लिए तुम लड़ रहे हो जो तुम्हें जानता भी नहीं है। तुम उसके फैन हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। एक ऐसे आदमी को तुम परेशान कर रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है। और उस सब में होगा क्या, अगर कुछ ऑफिशियल हो गया तो तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं मतलब ख़राब हो जाएगा ना, एक दाग लग जाएगा। तो वो जब उसको समझाया तो उसने, खैर उसको समझ में आया कि हाँ यार मैं तो गलत कर रहा हूँ। पहले तो उसने मुझे ब्लॉक किया, पर उसको समझ में आ गया। उसको लगा ब्लॉक करने से मतलब वो होता है ना शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा लो। तो कहने का मतलब ये है कि प्यार है आपका, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रबलिंग और टारगेटिंग द रॉन्ग पर्सन। और रॉन्ग राइट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये एक रियलिटी शो है, एंटरटेनमेंट बेस्ड रियलिटी शो में, तो इसमें सर इतना ये यही तो खूबी है ना ये सिनेमा की और इस टीवी की, कि लोग इतना जुड़ाव महसूस कर जाते हैं। सर एज अ मेकर क्या बिग बॉस की टीम ये इतनी इस पावर को समझती है? आई एम श्योर समझते होंगे, आई एम श्योर समझते होंगे। और आई एम श्योर इसीलिए कई सारी चीज़ें ऑडियंस के फीडबैक के बेसिस पे की जाती हैं। आई एम श्योर, देखिए चैनल चला रहे हैं लोग इतना बड़ा, तो और उनके पास काबिल लोग हैं इन इन फीडबैक्स को उन तक पहुंचाने के लिए, तो आई एम श्योर समझते भी होंगे। और उसी तरह से कई चीज़ें, क्या होता है कि 105 दिन के शो में 15 दिन ऐसे होंगे, 15 एविक्शन होते हैं, तो 15 दिन ऐसे होंगे जहां आपको गलत लगेगा कि ये गलत हो गया। एक हिस्से को लग सकता है, आपका फेवरेट गया तो आपका हो गया साहब ये गलत। लेकिन 90 दिन तो 105 में से 15 निकाल देंगे तो 90 दिन तो ऐसा है ना जब शो सही कर रहा है, जहां पर आप गाली नहीं दे रहे हो उसको। तो वो जो 90 दिन सही कर रहा है, और एक्चुअली जो बाकी के 15 दिन जो आपको गलत लग रहा है वो आपको गलत लग रहा है क्योंकि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। पर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में जब आप एक आदमी को देखकर चीज़ों को जजमेंट पास कर रहे हो, जो मेकर्स हैं वो पूरे शो को एक बर्ड्स आई व्यू के जरिए देख रहे हैं। उनको पता है शो के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो आई एम श्योर पब्लिक परसेप्शन और फीडबैक तो लेते ही होंगे। सर जैसे होस्ट है सलमान खान, और जैसे जब वो अपना नज़रिया पेश करते हैं तो कई बार उनको बायस्ड होने के भी लगते हैं। तो वो बताइए कि उनका प्रोसेस कैसा होता है जब वो किसी कंटेस्टेंट्स के पास जाते हैं या फिर अपना फीडबैक देते हैं, तो उनका पूरा प्रोसेस कैसा होता है? क्या वो सही में होता है कि वो अपने पसंदीदा लोगों का थोड़ा ध्यान रखते हैं या पूरे शो के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते, क्या रहते? मैंने 16 साल में कभी नहीं ये अनुभव किया कि उन्होंने किसी का पक्ष लिया हो। वो अपने को बहुत खूबसूरती से एक अंपायर की तरह रखते हैं, और अंपायर जो है उसका काम क्या है, न्यूट्रल रह के जजमेंट पास कर। जजमेंट भी नहीं पास करते हैं वो तो गाइड कर रहे हैं। वो तो अंपायर भी नहीं है, मतलब अंपायर तो जजमेंट देता है, वो तो सिर्फ गाइडेंस देते हैं। जिसको डांटना होता है बड़े भाई की तरह डांट देते हैं, जिसको प्यार से समझाना होता है उसको प्यार से समझा देते हैं। बायस अनबायस मुझे नहीं लगता सलमान साहब करियर के इस स्टेज में उनको बायस होने की किसी के लिए ज़रूरत है। तो ये सब अगेन ये सब इसीलिए ये बातें होती हैं क्योंकि लोग प्यार करते हैं प्यार करते हो।
बट सर कभी जैसे गुस्से में कोई कोई कंटेस्टेंट्स ऐसी हरकतें कर जाते हैं, मजबूरी हो जाती है जब उन्हें शो से बाहर किया जाता है, जब सलमान कहते हैं कि घर से निकल जाओ, बाहर हो जाओ, तो वो डिसीजन सलमान का ही होता है या मेकर्स की तरफ से आता है उनको? मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए उस प्रोसेस में क्योंकि मैं नहीं जुड़ा हूँ तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, बट मुझे लगता है सलमान खान साहब की अपनी अथॉरिटी इतनी है कि अगर वो जनरली इस सब में पढ़ते नहीं है, पर अगर वो पढ़े तो उन्होंने अगर कह दिया तो उनका वर्ड फाइनल है। पर ओह, तो कह दिया तो फिर कह दिया तो सब पर्सनली कभी मुलाकात, आप लोगों की बातचीत, क्या कुछ अगर तीन चार बार, इंसिडेंट? हाँ 3-4 बार मिला हूँ, बट हम एक शो पे काम करते हैं, पर लोगों को लगता है एक शो पे काम कर रहे हैं तो अरे हमको मिलवा दो, अरे हमको ये बीइंग ह्यूमन में करवा दो। अरे हम कहा भाई हम 4 बार मिले हैं, हेलो हाय बाय, उनको हमारा नाम याद रहे वही बड़ी बात है बस। तो लास्ट ईयर भी जैसे मिले थे तो बेटी को मिलना था, बेटी ने गाना वाना सुनाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, जाते जाते कह गए इसको ट्रेनिंग कराते रहना, उतना ही है। हम कलीग्स हैं, इसको इस तरह से समझिए कि ऑफिस में आप अगर 500 एम्प्लॉयज़ हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप हर 500 में से 499 एम्प्लॉयज़ के साथ आप दोस्त ही हो गए और अपने सीईओ से आप दोस्ती आपकी होगी, क्या हो गुरु सब ठीक है? नहीं नहीं, वो सलमान खान साहब है। तो रिश्ते की गरिमा इसी में है कि ज़्यादा कोशिश ना करें घुसने के अंदर। तो हम 3-4 बार मिले हैं एंड ही इज़ अ वेरी, मतलब जितना हमने मुलाकात में समझा है, ही इज़ एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ पर्सन। सर आपकी फैमिली भी बिग बॉस एंजॉय करती है वो चीज़ें आपसे, जैसे मैं हम मेरे क्वेश्चंस हैं, फैंस के क्वेश्चन आते हैं, फैमिली भी आपको किस तरह से बातें, यार इस कंटेस्टेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ बिहाइंड स्टोरी बताइए अगर कुछ ऐसी है। आपको कमाल की बात बताता हूँ, मेरे पिताजी पहले देखा करते थे, पिताजी के हार्ट में पड़ गया स्टेंट, तो वो बंद हो गया क्योंकि भाई शो में कई बार माता जी देखती नहीं थी, बेगम ने छोड़ दिया है देखना बच्चे होने के बाद से, तो मैं सेफ हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली में तो ऑब्वियसली जब आप जाते हो तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बट मेरी इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कहता हो कि साहब ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और इमीडिएट फैमिली में कोई अभी तो फिलहाल जैसे वाइफ तो देख ही नहीं पाती हैं, पापा को मना हो गया है देखना, पापा को मतलब एक्साइटमेंट मना है तो मैच नहीं देखते, ये सब नहीं देखते, और अम्मा हमारी सत्संग में राम नाम जपने में लगी रहती है। सर देखते, जैसे हम देखते हैं ना शो में बहुत सारी चीज़ें एडिट ऑफ होती हैं, बहुत ज़रूरी भी हो जाती है कि हर चीज़ हम नहीं दिखा सकते, वो पार्ट ऑफ होता है, बट क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप बता सकते हैं, आपकी लिबर्टी अगर आपको अलाउ करती हो, कि समथिंग ऐसी कोई एक घटना कंटेस्ट बिना नाम लिए भी कि नहीं, हम नाम लेके बताते हैं। हाँ, 2009 में हाँ और जो हम गए थे गौहर वाले जो सीजन था उस घर के अंदर गए थे, ठीक है, वो पार्ट तो आपने देखा जो हम घर के अंदर गए, ठीक है, हम दोबारा जाने वाले थे घर के अंदर रात में फिर से, ओके, क्योंकि इतना मज़ेदार हुआ टास्क तो तुम फिर से जाओ माइक लेके। और हम क्या था कि पहले शो में आखिर में एक फिलॉसफी बताते थे, बिग बॉस के घर में 105 दिनों में ये हुआ वो हुआ, अब आगे क्या होगा देखते रहिए। तो ये फिलॉसफी करके उस शो को सम अप करते थे आप। तो बोले ये लाइव करना, जब लाइट्स आउट जैसे ही होंगी तो वो जो कांच का मेन दरवाज़ा है वहाँ खड़े हो जाना और माइक लेके ये बोलना। ठीक है, हम रेडी हो गए रात में 11 साढ़े 11 बजे, माइक वाइक लेके एकदम एंट्री के लिए तैयार, और तभी बवाल, भयंकर बवाल, हाथापाई मारपीट। मतलब हमको ये बोला गया 30 सेकंड में आप अंदर जा रहे हो, और उसी 30 सेकंड में थैंकफुली सब हो गया। हम अगर अंदर गए होते तो हम एक आध वो मखा गए होते वहाँ पर। कुशल ने जो, हाँ, कुशल और एंडी की लड़ाई हो गई तो एक आध कंटाब एक आध भूसा खा गए होते हम भी, तो हम बच गए, वरना कोलैटरल डैमेज हो जाता हमारा भी। ओके सर। सर मुझे ये जानना है कि जैसे बिग बॉस की जो पूरी जर्नी रही है, जिसमें जिस तरह से आपकी आवाज़, वो एक आर्टिस्ट के साथ क्या होता है ना सर, मैंने कई आर्टिस्ट के साथ देखा है, जब वो कोई एक रोल या एक काम उसका इतना भारी हो जाता है कि उसके फ्यूचर वर्क पे बार बार लोग उसी नज़रिए से देखते हैं। अब आपकी जो जर्नी रही है जिस स्टेज से, जैसे आपने एक डार्क फेस से उठ के आप आए और फिर सारी इस आवाज़ के थ्रू आप, तो क्या कभी ये आपको बोझ जैसा महसूस हुआ कभी, या हमेशा आपने इसे एंजॉय ही किया है? आज आपने सवाल पूछा तो मैं सोच रहा हूं कि क्या कभी बोझ लगा है। नहीं, कभी नहीं। ये तो हमेशा एक, और जो इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप समय समय पर, जैसे एक चीज़ ये होती है कई बार लोग जो आप करते हो लोगों को लगने लगता है यही आप करते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते।
तो वो एक कई बार लिमिटेशन पैदा हुई है, पर उसको तोड़ना भी मेरा ही काम है। लोगों को रीच आउट करना और बताना कि साहब नहीं, मैं अगर दोपहर 12 बजे ये बोल सकता हूं तो मैं अरे भैया कैसे हो आए ये भी बोल सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं, मेरी एक रेंज है। तो कई बार ये चैलेंज आता है कि लोग उसके बियॉन्ड आपको देख नहीं पाते, तो वो चैलेंज को ब्रेक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आज तक कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि, तो हम तो बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि ये खुशी बरकरार रहे, ये साथ बरकरार रहे। ओके सर, हमने इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ बातें की। इज़ देयर एनी टॉपिक एनी थिंग जो हम डिस्कस करना चाहे, आप बात करना चाहे, हम कर सकते हैं सर? आपने तो वो भी बातें कर ली जो मैं चाहता हूं कि लोग करें पर लोग नहीं करते हैं। ट्रेनिंग और वॉइस वाली जो बात है स्पेशली, मेरे ख्याल से तो वी हैव कवर्ड मोस्टली एवरीथिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और जिस तरह से आपको हम सुनते आए हैं और अब देख भी रहे हैं, आई होप कि आपका काम भी आपकी आवाज़ की तरह नाम करे और भी बेहतरीन रोल्स में आपको देखे सर। थैंक यू। मैं वो एक हैशटैग, जब भी मेरा कुछ नया काम एक्टिंग का काम आता है तो मैं लिखता हूँ उसमें कि अब आवाज़ दिखेगी। तो प्रयास यही है कि आवाज़ दिखती रहे और चमकती रहे। थैंक यू, थैंक यू।